ओम शांति। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर, ओवरकमिंग सुसाइडियल टेंडेंसीज। आज बच्चे से लेकर बड़े तक स्ट्रेस, टेंशन इतना बढ़ गया है कि वो लास्ट स्टेज तक पहुंचने में देरी नहीं लगती। लेकिन उसके रूट को पकड़कर स्टार्टिंग में ही उसे डिलीट कर देना, उसको अपने मन और बुद्धि पर अस्तित्व ना जमाने देना, उसके लिए बात करने के लिए हमारे बीच एसएसडब्ल्यू के बहुत इम्पॉर्टेंट फैकल्टी हैं, कॉमोडोर संजय निर्मल जी। तो मैं ज़ोरदार तालियों से उनका स्टेज पर स्वागत करती हूँ और उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। आप 15 फेब 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन्ड हुए। आप गनरी स्पेशलिस्ट रहे हैं। आपने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से स्टाफ कोर्स किया। आपने क्वालिटी मैनेजमेंट पर बहुत से कोर्सेज किए हैं ISO 9000 के तहत, जिसमें ट्रेनिंग डिज़ाइन, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, ट्रेनिंग मैनेजमेंट रहा है। आप मास्टर ट्रेनर और क्वालिफाइड लीड ऑडिटर भी रहे हैं। आपने अपने सर्विस के दौरान विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिसमें मुख्यतः हैं आप इंडियन नेवल चिप चिल्का, इंडियन नेवल चिप द्रोणाचार्य पर इंस्ट्रक्टर के पद पर रहे। आप कोची में नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर रहे। आप नेवल हेडक्वार्टर प्रिंसिपल सैनिक स्कूल ग्वालपारा आसाम में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर रहे। आपने वेलिंगटन के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और महाव के मिलिट्री कॉलेज में ऑफिसर्स और जवान्स दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर ट्रेनिंग कराई, जिसमें शामिल हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स एक्सेट्रा। आपके मुख्य विषय रहे हैं मास्टरी लर्निंग, पावर ऑफ थॉट्स, पॉजिटिव अफर्मेशन एंड कर्बिंग सुसाइड। आज आपका बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है ओवरकमिंग सुसाइडियल टेंडेंसीज। मैं भाई साहब के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी हमने दिल्ली में DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए CISF के लिए प्रोग्राम किया था। उसमें भाई साहब का एक लेक्चर था मेंटल एम्पावरमेंट पर। मैंने देखा भाई साहब का जितना सरल स्वभाव है, कोई भी हैवी, कितना भी इम्पॉर्टेंट विषय हो, उसको बहुत सरल करके वो लेते हैं। तो आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है और उसको बहुत सरल तरीके से वो हमारे सामने रखेंगे। तो मैं भाई साहब का एक बार फिर दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे SSW के इम्पॉर्टेंट फैकल्टी मेंबर हैं और आज वो इस विषय को टच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू कॉमोडोर संजय निर्मल। थैंक यू सारिका बहन। वैसे तो ये मेरा सौभाग्य है जब भी ऐसा कोई भी अवसर आता है कि जहाँ अपने ही भाइयों से, डिफरेंस केवल यूनिफॉर्म का शायद है, अदरवाइज़ आई थिंक मकसद हम सभी का एक है कि देश की रक्षा करनी है जी जान से। जो भी जिम्मेदारी दी गई हैं हमको, वो बेहतरीन तरीके से करना है और वो करते हुए अंदर से इतना मजबूत रहना है और बनना है कि हम वो अपना काम बहुत खूबी से कर सकें। फॉर नेक्स्ट आई थिंक करीब 1 घंटे के लिए जो इंटेंट है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको टीच करना है या प्रीच करना है या लेक्चर देना है। जो इच्छा है या मंशा है वो बहुत सिंपल है कि वाई वी आर हेयर फॉर दिस प्रोग्राम, फॉर दिस सेशन। इसके पर्पस 3 हैं प्राइमरीली। वी आर हेयर टू लर्न, टू शेयर एंड टू चेंज। एंड हु इज टू चेंज? Ourselves. Okay. Because when we start working on changing self, जब हम स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए
और अगर बेहतरीन परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करते हैं तो अपने अनुभव से और जो दूसरों का अनुभव लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है, आपको यकीन से बता सकता हूँ कि आपके आसपास की सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस, जो भी लोग आपके संपर्क में हैं, आप उनमें पॉजिटिव परिवर्तन ही पाएंगे। अब सुसाइडल टेंडेंसी, नाम तो सुनने से थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है कि कहाँ सुसाइड्स, बट अगर आप न्यूज़पेपर भी देखें, ये प्रॉब्लम अभी ऐसी नहीं है कि कभी कभार किसी व्यक्ति के बारे में सुनने को मिल जाए। अगर न्यूज़पेपर रीडिंग देखें या इंटरनेशनल रिपोर्ट देखें तो ये इशू ऐसा है, ये समस्या ऐसी है कि इसकी कोई देश, धर्म, जाति, जेंडर, एज, कहीं भी आके लिमिटेशन नहीं है। What I'm trying to say is this is a problem. It can happen to anybody, anytime. तो क्या हम करेंगे अभी का कुछ समय के लिए कि ये प्रॉब्लम का निदान क्या है, ऐसा हम क्या कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हम कॉमन सेंस अप्रोच से जीना सीखें, उसी नज़रिए से चीज़ों को देखें, परखें और उनको रिस्पॉन्ड करें, तो बहुत सी समस्याओं का उन्मूलन या उनका खात्मा बहुत सरलता से हो जाएगा। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुसाइड जो है, एक लैटिन वर्ड है सुसाइडियम, जहाँ से वर्ड निकला है, जिसका अर्थ ये है कि ऐसा कोई भी प्रयास जो जनरली माइंड से शुरू होता है और फिजिकल एक्ट पे आता है। तो ऐसा कोई भी एक्ट जिसमें व्यक्ति जान देने का, जान गंवाने का, ये बिल्कुल निराशाजनक स्थिति में पहुंचे, जहाँ ये संकल्प उठने लगे कि अब लाइफ में कुछ नहीं है, और या इतनी अनसर्टेनिटी हो, इतना कि क्या होगा, उसी का खौफ इतना हो कि व्यक्ति ऐसे दिशा की तरफ कदम बढ़ाने लगे, वो सारे का सोच या एक्शन जो हैं सुसाइड की कैटेगरीज में आते हैं। और रिसर्च ये बताती है कि जिस व्यक्ति का, जिस इंसान का चिंतन इस दिशा में चलता है, उसका और एक नॉर्मल इंसान का, देखिए लाइफ कभी भी किसी की जा सकती है, राइट, लाइफ तो अनसर्टेन है उस हिसाब से, लेकिन चांसेस ये है कि जिस व्यक्ति का इस दिशा में चिंतन चलने लगता है कि अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, मेरे से ज़्यादा बदतर हालत किसी के नहीं है और मैं सबसे ज़्यादा परेशानी में हूँ, विदाउट रियलाइजिंग कि वो लोग उससे बड़ी परेशानी में हो सकते हैं। लेकिन जब खुद के प्रति, स्वयं के प्रति ऐसा चिंतन चलने लगता है तो ऐसे व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के मुकाबले 23 गुना ज़्यादा चांसेस हैं जान देने के। तो आप ये देखिए कि संकल्प मात्र, एक सिंपल थॉट, एंड दैट इज अ रीज़न कि आप देखिए अब से 15 साल पहले, 20 साल पहले आप भी लोगों ने पढ़ाई की होगी, एग्ज़ाम तब भी होते थे, कंपटीशन तब भी था। आई डोंट रिमेंबर कि मेरी एमएससी तक मैंने शायद न्यूज़पेपर में कभी पढ़ा हो कि साहब बोर्ड एग्ज़ाम का एक पेपर अच्छा नहीं हुआ और लौट के आके रिजल्ट से पहले बच्चे ने सुसाइड कर लिया हो। हम में से बहुत से लोग उस जनरेशन के हैं कि अगर पड़ोसी ने भी डांट दिया तो बुरा फील नहीं होता था, और अभी कुछ महीने पहले माँ ने बच्चे को डांटा, गुड़गांव की घटना है, बेटे को डांटा वीडियो गेम और कुछ गेम्स खेलने के लिए बहुत ज़्यादा, क्लास 9 का बच्चा था, माँ ने डांटा, बच्चे ने 6th फ्लोर जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ से कूद के आत्महत्या कर ली। तो आप देखिए कि टॉलरेंस लेवल जो है वो ऑलमोस्ट 0 है कि एनीथिंग समबडी सेज इट हर्ट्स मी, आई टेक ए डिसीजन कि मैं ऐसा कर लूँ। बट मेडिकल साइंस इस इशू को क्या मानती है? इट सेज इट इज ए मेंटल हेल्थ इशू। दैट मीन्स कि हम क्या सोच रहे हैं, ये सारा इसकी जड़, यह समस्या के निदान वहीं है। दैट मीन्स अगर हेल्दी थिंकिंग है, मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है, हमारा जो सोच का नज़रिया है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, हम में इतनी शक्ति है कि वी नो यस देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, विल फेस इट। यही थॉट जो है हमारे एक्शन में लेटर ऑन चेंजेस ला सकता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसकी अगर रिपोर्ट को आप ग्लांस थ्रू करें तो स्थिति जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया में हर 40 सेकंड में
एक सुसाइड होता है। एवरी 40 seconds somebody is committing suicide somewhere. Annually there are more than 1 million suicides in a year, 10 to 20 rather, 10 to 20 million suicides in a year. जितने लोग लड़ाई और इन नॉर्मल कन्फ्लिक्ट्स में नहीं मारे जाते, उससे ज़्यादा लोग, दैट मीन्स कि दुश्मन जो सामने है उससे लड़ने में इतने लोगों की जान नहीं जा रही, लेकिन जो दुश्मन अंदर है, चाहे वो नकारात्मक सोच के बारे में हो, स्ट्रेस के रूप में डेवलप हुआ हो, वो दुश्मन ज़्यादा खतरनाक है और उसकी मौजूदगी का कई बार हमको एहसास भी नहीं होता। तो हम देखेंगे कि उस चीज़ का एहसास कैसे किया जा सकता है और कैसे उसका सामना किया जा सकता है। सिमिलरली रिग्रेटेबली द यंग एज अगर आप देखें 15 to 29 ईयर्स, जिस एज में जैसे होता है नई गाड़ी के शॉकर्स, अगर नई गाड़ी के शॉकर्स ही वीक हों तो गाड़ी कहाँ चलेगी। तो एट द प्राइम ऑफ यूथ second most serious reason for committing suicide is between this age group 15 to 29। यानी कि जिस एज में सबसे ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए मुसीबतों का सामना या चैलेंजेस का, जिसमें ज़्यादा एंथुजियाज्म, ज़्यादा जोश होना चाहिए, उस एज में सुसाइड्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ऑफकोर्स इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर आप इंटरनेट पे भी देखें। जैसे मैंने कहा, इसका कोई किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है कि साहब, इनफैक्ट इंक्लूडिंग द डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 50 साल में टेक्नोलॉजी पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है, तो लाइफ में कंफर्ट पहले से ज़्यादा आए हैं और लाइफ पहले से ज़्यादा सरल हो गई है। क्या कंट्रास्ट है। सुविधाएं पहले से ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांसमेंट है, बहुत सी सुविधाएं जीवन में आ गई हैं, लेकिन जीवन सरल नहीं हुआ, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी से जाने अनजाने एक ऐसी सोच हमारे अंदर आ गई है कि वही जो है एक परेशानी का कारण बन गई है। अब से 15 साल पहले अगर आप कभी टीवी ड्यूटी टीडी पे गए और ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई तो घर वाले वेट कर सोचते थे भाई नहीं पहुँचे, आ रहे होंगे, कोई और साधन था ही नहीं। अभी आप बोल के जाएं कि मैं 5 बजे तक लौटाऊंगा और 5:30 बज जाए, 5 और 5:30 के बजे कितनी कॉल आती हैं, कहाँ पहुँचे। आई एम नॉट सेइंग कि कॉल करना गलत है, कहने का भाव ये है कि ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, दसियों चीज़ें। मैं रोज़ अपने ऑफिस के लिए जब जाता हूँ, दिल्ली में हूँ, और लोगों को देखता हूँ ड्राइव करने का तरीका, तो कई बार देख के हैरानी भी होती है, कभी कभी मौका देख के। हालांकि मैं कहने से पहले सोच जरूर लेता हूँ कि इसको कहा जाए नहीं कहा जाए, बट कहीं मुझे लगता नहीं, बता तो देना बेहतर है। मीन्स अगर आप लॉजिक लगाएंगे साहब बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ इंसान ज़्यादा सभ्य होगा, ले लॉजिक भी काम नहीं करता। वो भी उतने गलत तरीके से चला रहे हैं जितना किसी और गाड़ी में बैठे हुए। तो दैट मीन्स लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ने से वैल्यूज़ भी बढ़ गई, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को इसलिए इम्पॉर्टेंट याद रखना और ध्यान देना कि यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे सोच में प्लस या माइनस ऐड करती हैं। तो व्हेन आई एम सेइंग कि लास्ट 50 ईयर्स में इतने सब डेवलपमेंट होने के बावजूद सुसाइड रेट्स में इंक्रीज ही हुआ है। तो दैट मीन्स एक्सटर्नली वैसे बहुत से साधन हैं। आप देखिए, जैसा जिस लोकेशन में मैं रहता हूँ अपने गाज़ियाबाद में, वहाँ हर 100 कदम पे जिम है, और ये कुछ मूवी का इम्पैक्ट है कि लोगों को बॉडी बनाने का तो एक अच्छा उत्साह है, तो बाहर से मजबूत बनने का शौक काफ़ी है, वो फैशन में भी है, बट ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ना हमारे पास है, ना हमारा प्रयास रहता है कि अंदर से हम मजबूत हो रहे हैं नहीं हो रहे। वो केवल जब ब्रेकडाउन पॉइंट होता है तब पता लगता है। तो वैसे तो सुसाइड्स के बहुत सारे कारण हैं। कभी कभी कुछ लोगों ने, मतलब इस पर भी बहुत रिसर्च हुई है कि पॉवर्टी की वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने सुसाइड इसलिए किया कि साहब सडनली ऐसी बीमारी हुई अनएक्सपेक्टेड, कि लगा कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं। ऐसे भी सुसाइड हैं आउट ऑफ एंगर। कुछ लोगों ने इसलिए भी सुसाइड किया ये देखने के लिए कि सुसाइड करने के बाद होता क्या है। अब उन्हें पता लगा नहीं लगा ये नहीं पता, बट दिस इज व्हाट दे रोट, कि देखना चाहते हैं कि इसके बाद क्या,
आफ्टर डेथ व्हाट? अब उन्होंने देखा नहीं देखा, क्या अनुभव किया, नोबडी नोस, बट देन देयर इज अ कैटेगरी। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरी हैं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग 4 मुख्य कैटेगरी या रीजंस जो हैं जिसकी वजह से इंसान की मानसिक परेशानी बढ़ती है। और जैसे मैंने कहा पहले, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सब जो कारण जो है ना, वो रेयरली ऐसा होता है कि एक कारण आज लगा और खट से सुसाइड हो गया। जनरली इस तरह की टेंडेंसी धीरे 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 डेवलप होती है। तो उसमें, और ये कोई सीक्वेंस में नहीं लिखे, वी कैन पुट देम इन एनी ऑर्डर। तो वन ऑफ द रीजन इज कि क्या हमको जीवन में चाहिए, उसकी होड़ और दौड़। ऐसे बहुत से लोग हैं, बल्कि मेजॉरिटी है रिग्रेटेबली, कि जो समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, ये जैसे हाउ आवर थिंकिंग पैटर्न डेवलप्स, ऐसे बहुत से लोग हैं कि उन्हें परेशानी इस चीज़ की नहीं है कि खुद को कितनी प्रॉब्लम है, दुख इस चीज़ से ज़्यादा है कि वो कितने खुश हैं। कई बार हमारी खुशी इस चीज़ से डिसाइड करते हैं, मतलब वो इस पे बेस नहीं है कि हमें क्या मिला, वो इस बेस पे डिपेंड करता है कि दूसरे के मुकाबले कम है कि ज़्यादा है। लेट मी गिव यू सिंपल एग्जाम्पल। कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं? ओह, मेजॉरिटी, ओके। और जिनके नहीं पढ़ रहे या जो इस एज में नहीं है, उन्होंने खुद अनुभव किया होगा या अपने रिश्तेदारी में देखा होगा। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और बच्चा रिजल्ट लेके घर में आया। पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं एज ए पेरेंट हम? क्या है पहला क्वेश्चन, कोई बताइए? कितने, नहीं, रिजल्ट लेके आया है, पेपर तो हो चुके हैं, रिजल्ट लेके आया है, कितने नंबर आए? 99% यही सवाल है, कितने नंबर आए? उसने बता दिया सब। दूसरा सवाल क्या होता है? दूसरा सवाल है क्लास में हाईएस्ट कितने हैं। अब दूसरे सवाल का जवाब ये डिसाइड करेगा कि पहले पे खुश होना है कि नहीं। अगर उसके 92% आए और क्लास में हाईएस्ट 98 निकले और माता पिता दोनों वहीं मौजूद हैं, तो दोनों फिर एक दूसरे को बताते हैं कि देखो, मैं कहती थी या कहता था, कम पड़ा, ये वो 92 की खुशी नहीं है। बच्चे के 80% आए और पता लगा क्लास में हाईएस्ट हैं। मैंने कहा था ना, मैं टाइम बिताने लगी तब से परिवर्तन आया है। हाउ मेनी टाइम्स वी आस्क बच्चे से कि कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे और कितने आए? हाउ मेनी टाइम्स वी आस्क कि अपनी एक्सपेक्टेशन या कैपेबिलिटीज के हिसाब से नंबर ठीक आए या कम आए, ज़्यादा आए? आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस। मैं फौज में रह के ट्रेनिंग ही कराई है 28 साल में, और हर एज ग्रुप के अफसरानों को, जवानों को, ऑल 3 सर्विसेज, फॉरेनर्स, इंडियंस, खूब ट्रेनिंग कराई है। कुछ चीज़ें साइकोलॉजी की मैंने कहा वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 5 साल सैनिक स्कूल में रहा और वहाँ भी मैं बच्चों को देखा, यंग एज में देखा, ट्रेनिंग एकेडमीज़ में देखा। ये बड़ा कॉमन सिम्टम बता रहा हूँ मैं आपको, वो इसलिए बता रहा हूँ कि ईजी टू रिलेट। इट इज़ नॉट दैट क्वेश्चन इज कि नंबर कम या ज़्यादा है। येस, एज ए पेरेंट वी शुड बी कंसर्न, बच्चा पढ़े खूब लिखे, बट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बजाय फोकस इस पे रहने के कि नंबर बच्चे के कितने आ सकते थे और कितने की उसने मेहनत करी है, कितने की उसको करनी चाहिए, जो हैप्पीनेस है इट हैज बिकम ए फंक्शन ऑफ कि दूसरों के मुकाबले वो कहाँ पहुंच रहा है। तो अगर इस तरह की सोच, और ऐसे 10 एग्जाम्पल हैं ऑफिस में, लेट अस से मी एंड एनी वन ऑफ यू, हम दोनों कुलीग हैं, आपकी रिकग्निशन ज़्यादा है, मेरी कम है। अब या तो मैं आप जैसे गुण पैदा कर लूँ, चाहे वो अच्छे गुणों की वजह से हो, आपके नंबर, आपकी तारीफ ज़्यादा होती हो, या आप में कुछ ऐसे स्किल हो कि आप बॉस का बहुत खुश रखते हैं। ऐसा भी होता है ना कई बार कि काम के अलावा भी आप में कुछ ऐसा गुण होना चाहिए कि दूसरे खुश हो सकें, ठीक है ना। कभी कभी होता है ऐसी परिस्थिति, क्योंकि हर इंसान के अपने वीकनेस भी है, स्ट्रेंथ भी है। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं आप जैसा बन जाऊँ और आप जैसे रिकग्निशन पा लूँ, और नहीं तो भाई जैसा हूँ वैसा रहूँ, उसमें खुश रह लूँ।
अब आप जैसा बन नहीं सकता, अपने जैसा रह नहीं सकता, तो क्या नेट रिजल्ट है? सुबह उठो, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाओ, बस काम चलाओ। क्योंकि यही ऐसी ही फीलिंग जो है माइंड से बॉडी में ट्रेवल करती है। तो जिंदगी में अगर हमें कुछ पाना है, चाहना है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर चार्ल्स मेयो है, उन्होंने एक रिसर्च करी इस चीज़ पे कि हम लोग का चिंतन किस दिशा में किस तरह से चलता है। और उस रिसर्च में ये पाया गया कि 40% टाइम हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हो चुकी, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब भी कई बार एक टीस सी उठती है। मैं नेवी में हूँ, 28 साल हो गए, एजुकेशन ब्रांच में हूँ। मेरी हाइट 5 करीब है, 5 से थोड़ी कम है। और अगर मैं अब भी सोचूं कि अगर मेरी हाइट 5-6 या 5-7 होती, एयरफोर्स में होता, पायलट होता, तो शायद ऐसा होता। या मैं दिल्ली पोस्टिंग नहीं आना चाहता था, दिल्ली पोस्टिंग आ गई, 3 साल हो गए, ट्रांसफ़र ऑर्डर भी आ गया, और 3 साल में शायद मैं अगर 30 बार ये सोचूं, 300 बार सोचूं, यार ये कहाँ पोस्टिंग आ गई, दिल्ली तो मैं आना ही चाहता ही नहीं था। सवाल यह कि मैं आ चुका हूँ, 3 साल निकल चुके हैं, कितना ही सोच लो, सोचने में कोई टैक्स नहीं है। बट उसका जो सारा नेट रिजल्ट है वो जो है यहाँ और बॉडी में। सो 40% टाइम हम जो थॉट पैटर्न है कि अगर मैंने ऐसा किया होता, अगर ऐसा हुआ होता। आप रोड पे जा रहे हैं, बहुत सेफ ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई गलती आपकी नहीं है, फिर भी किसी और ने आके टक्कर लगा दी। अब आप सोच सकते हैं, कई दिन तक सोचते हैं अगर मैं वहाँ नहीं जा रहा होता। बट पॉइंट इज आपको जाना ही था, हिसाब किताब कुछ बैलेंस होना था, हो गया, खत्म, फुल स्टॉप, मूव अहेड, और कोई ऑप्शन नहीं है। इन चीज़ों का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकता। समटाइम वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर इंस्टेड ऑफ वेटिंग एज दे शुड बी। जीवन में कई बार परिस्थितियों को ऐसा ही अपनाना सरल है जैसी वो हैं, रादर देन ये सोच के जैसी वो होनी चाहिए। वो कई बार संभव नहीं होता। तो 40% टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट पास्ट जो कि हो चुका है, 30% टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट जो हमारी विशफुल थिंकिंग है, जिसके लिए हमारा कोई प्लान नहीं है, बट वी हैव एनफ ओपिनियन एंड एनफ व्यूज। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो हिंदुस्तान को 1 हफ्ते में बदल दूंगा। अगर मैं ये कर दिया होता तो, अगर मैं वैसा कर दूं तो, अगर मैं वहां होता तो। क्रिकेट मैच देखा और देखा कि महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया, चलिए, और मुझे लगता अगर मैं होता यार इस गेंद पे चौका तो मैं भी लगा लेता। सवाल ये मैंने बैट कभी उठाया नहीं है, प्रैक्टिस कभी करी नहीं है, बट विशफुल थिंकिंग होता ना कभी काम काज में भी। आप में हुनर है, आपने काम किया, बट कोई ना कोई होगा मिडिल लेवल पे सुपरवाइजर, अरे यार इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता, अरे भाई फिर तुम ही कर लेते दिया क्यों? बट विशफुल थिंकिंग। सो 40 + 30 70%। 12% रिलेटेड टू हेल्थ है, जिसमें कई बार हम लोग एक्सेसिव सोचते हैं, जरूरत से ज़्यादा। कि मैंने पढ़ा या सुना या कोई जानकारी में पता लगा कि साहब उसके चेस्ट पेन हुआ था और 2 दिन बाद उसको हार्ट अटैक पड़ गया, तो अगली बार जब मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ, खूब दबा के खाता हूँ पार्टी में, और ओवर ईटिंग की वजह से जब मेरे को अनईजी लगता है, चेस्ट में पेन लगता है, तो मुझे लगता है अरे यार उनको भी ऐसे ही हुआ था, कहीं ये वो तो नहीं है। कभी कभी आप गए, और ऐसे भी आपने देखे होंगे लोग, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलता है नहीं, नथिंग टू वरी, यू आर ऑल फाइन। लगता है डॉक्टर ही बेकार है यार, जब तक डॉक्टर कुछ बताया ही नहीं, मीन्स फिर मजा ही क्या है। मेरा कज़न है, लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो एक दिन उसको मैंने मेडिसिन खाते हुए देखा, तो पूछो कि क्या, वो बोला नहीं भैया ऐसे फीवर वगैरह कुछ और था। तो ठीक है, मैं उसके घर गया हुआ था, तो ठीक है उसने कुछ मेडिसिन खाई, आधा पौना 1 घंटे बाद फिर उसने एक और दवाई निकाली, वो मैंने को लगा ये तो होम्योपैथिक है। पहले तो उसने एलोपैथिक खाई थी, तो मैंने पूछा ये तो होम्योपैथिक खा रहा। बोला हाँ ये भी ले रहा हूँ एक्चुअली। तो मैंने कहा क्यों? बोला एलोपैथिक कैसे है, डॉक्टर दवाई तो लिखते हैं, पता नहीं असर उसका हो ना हो, कितना हो। तो अब उसके ग्रैंडफादर जो हैं, मतलब उसके बाबा जो हैं, वो
होम्योपैथिक जानते हैं, तो बोला बाबा से मैंने दवाई ली हुई है, ये भी खा लेता हूँ, कुछ तो काम करेगा। अब आप जब ये सोचते हो कुछ तो काम करेगा, तो कुछ ही काम करेगा, सब काम नहीं करेगा। इस प्रूवन फैक्ट, इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आपको डॉक्टर और मेडिसिन पे ट्रस्ट नहीं है तो आपका मेटाबॉलिज्म दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस करता है, उन दवाइयों का असर कम होता है। लेकिन अगर आपका ट्रस्ट, जिस भी आप होम्योपैथिक, एलोपैथिक, जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि कैसे थॉट से बॉडी पे फर्क पड़ता है, कि आपका अगर ट्रस्ट है आपको रिलीफ जल्दी और ज़्यादा मिलेगा। और 10% चीज़ों के बारे में हम वो सोचते हैं कि अगर वो होनी है तो वो होंगी, बट हम फिर भी सोचते हैं। आप स्टेशन में बैठे हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं और पता लगा ट्रेन 1 घंटा लेट है। अब 1 घंटे तक हम ये सोच रहे हैं कि यार ये ट्रेन और लेट ना हो जाए। अगर वो ट्रेन को 1 की जगह 1.5 घंटा लेट होना, कुछ कर पाएंगे आप? नहीं कर सकते। बट थॉट चलेगा कि अगर ट्रेन और लेट ना हो जाए। आप घर से निकले, हेलमेट भूल गए और या ड्राइविंग लाइसेंस भूल गए, रास्ते में याद आया कि अरे यार चेकिंग ना हो जाए आज, और उस दिन होनी है, उसी दिन होगी भाई, या तो जाके ले आओ नहीं तो छोड़ दो, अब जो होगा देखा जाएगा। आप ऑफिस हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं और एक दिन लेट होने वाले हैं और लगा कि यार जो भी आपके बॉस हैं वो ना पहुंच गए हो, टोक ना दें। अगर सारे साल नहीं टोका और उस दिन टोका जाना है क्योंकि आप लेट हो, तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ठीक, अब जो कहेंगे वो लेट तो मैं हो गया। तो अगर इस सबको ऐड करें तो 92% टाइम, 92% चीज़ें हम वो सोच रहे हैं जिसका हमारा डेली लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। केवल 8% चीज़ें ऐसी हैं जिनका जीवन से ताल्लुक है। इसलिए जैसे मैं एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे के 92 आए तो हम खुश होना हो, उससे ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि बच्चे की जो काबिलियत है उसके हिसाब से वो नंबर ला पा रहे हैं या नहीं। एंड लेट मी टेल यू, मैं इसलिए एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ कि बच्चों पे अगर हम ट्रस्ट करें, ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सब फैमिली मैन इज ईजिएस्ट एग्जाम्पल टू रिलेट, दे विल क्रिएट वंडर्स। ट्रस्ट करिए, मैं नहीं कह रहा ब्लाइंड ट्रस्ट करिए, समझाइए, साधन दीजिए, सब कुछ करिए, दे कैन क्रिएट वंडर्स। तो 8% जो कंसर्न है कि मुझे प्रोफेशनल फ्रंट पे अच्छा करना है, देन आई शुड बी प्रोफेशनली स्ट्रांग, प्रोफेशनल नॉलेज खूब आनी चाहिए। जो स्किल मैं नहीं एम्बाइब कर सकता, मुझे लगता है मेरे वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट हैं, लीव इट एज इट इज, नो इश्यू। बट देयर हैज टू बी क्लैरिटी कि व्हाट इज इट वी वांट। तो कहने का भाव यह है कि अगर 92% टाइम हमारा माइंड उन चीज़ों से ऑक्यूपाई रहे जिसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनर स्ट्रेंथ आएगी कहाँ से? देन सेकंड इज रिलेटेड टू सेल्फ इमेज। हम लोगों की अपने प्रति, स्वयं के प्रति इमेज कैसी है? फौज का एक प्लस पॉइंट तो ये अच्छा है कि जनरली वी फील कि यस वी कैन मैनेज थिंग्स, बट कई बार उसके चक्कर में क्या होता है कि कई बार स्पेशली अगर हमारा कोई सबऑर्डिनेट है और रिलेटिवली उसको कोई प्रॉब्लम है, हम उसको सुनने या मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि लाइक वी आर ऑलमोस्ट लाइक ए सुपरमैन, किसा प्रॉब्लम होती नहीं है। जब मुझे याद है बहुत पहले एक बार मैंने अपने किसी सीनियर से किसी बात पे कहा कि उन्हें मुझसे कुछ पूछा, मैंने कहा नहीं सर ऐसी कोई परेशानी है तो देखता हूँ कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। बोलते हैं अरे क्या परेशानी यार, शाम को 2 पैक लगाओ मैस में सब परेशानी गायब। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर रियली? बोले यस। तो मैंने कहा सर घर पे अगर मैडम परेशान होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, तब आप क्या करते हो? तब सेम फार्मूला लगाते हैं? तब नहीं लगाते हो। एक्चुअली दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। लाइटली हम कह देते हैं, ये सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा हो सकता है। और सेल्फ इमेज, हमारी अपने प्रति सेल्फ इमेज, अगेन जैसे मैंने कहा कि हम मैनेज कर सकते हैं या हेल्पलेस हूँ या होपलेस सिचुएशन हूँ, ये डिपेंड करता है हमने अपने माइंड में क्या फीड किया है बचपन से लेके अब तक। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो फीड किया हो वही टाइम टू टाइम इतना नेगेटिव हो कि साहब उससे आगे हमको सोच ही ना पाए। कुछ साल पहले दिल्ली आईआईटी में एक बच्चे को सेकंड टर्म में पेरेंट्स को विड्रॉ करना पड़ा और उसके बाद उसको काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के लिए भेजना पड़ा। क्यों? वो बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार था, तो जिस स्कूल में पढ़ रहा था क्लास 1 से और नर्सरी से क्लास 12 तक हमेशा टॉपर,
एक्चुअली हम लोग के साथ ये प्लस पॉइंट है। कई बार मैं सोचता हूँ कि हम लोग ट्रांसफ़र पे जाते हैं, पोस्टिंग पे जाते हैं, बच्चे हर बार अलग एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं, अलग ग्रुप के साथ कम्पीट करते हैं, तो कभी सीढ़ी ऊपर चढ़े कभी नीचे उतरे, वो ठीक है। अब ये बच्चा एक ही स्कूल में एक ही ग्रुप में पढ़ रहा है और हमेशा टॉपर है। जब टॉपर है तो सब तरह से तारीफ, मेडल, माता पिता का प्यार, टीचर्स का, तो धीरे धीरे उसको ये बिलीफ बैठ गया ही इज़ द बेस्ट सेप। भाई क्लास में जो भी 50-60 बच्चे हैं वही बच्चे साथ पढ़ रहे हैं ना उसके, तो डैट मीन्स आपके कंपिटिटर सेम ही है, उसी ग्रुप में आप कंपीट कर रहे हो, आपको मालूम है कि आप तो जीतेंगे ही। तो उसको ये लगने लगा कि ही इज़ द बेस्ट सेप, ही इज़ ऑलवेज अ टॉपर कैटेगरी। अब आईआईटी में हर बच्चा इस कैटेगरी का है। तो जब वो आईआईटी पहुंचा और फर्स्ट टाइम लाइफ में उसका कंपटीशन उन बच्चों से हुआ जो उसके कैलिबर के थे, उससे कम नहीं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में वो सेकंड आया, वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाया, टॉलरेट नहीं कर पाया, नर्वस, टेंशन, ऐसा कैसे हो गया, हाउ कैन दैट हैपन, आई वॉज द बेस्ट, ये थॉट प्रोसेस। सेकंड टर्म में सेकंड पोजीशन से सम 8th 9th से व्हेन यू आर इंटरनली वीक, फिर वो स्लिप ऐसा नहीं करते, फिर फ्री फॉल है, फिर स्टेप बाय स्टेप फॉल नहीं है। So he came some 8th or 10th, but he was not in top 10. He had a nervous breakdown. Because image, self-image, the one he created or it got created through environment, through reinforcement, वो ऐसा था कि भाई इससे बेहतर कुछ नहीं है। Sometimes it could be negative. एक बार मैं कोची में पोस्टेड था और किसी मेरे एक इंजीनियर से मुलाकात हुई, वो किसी और कंपनी में एमडी थे, तो कोई बात चल रही थी और उनके घर में किसी की मिलने गया था, कोई परिचित थे। तो अपने, अब जो इंसान नेचुरली होता है डॉक्टर है तो क्या चाहेगा बच्चे को, डॉक्टर बने। तो जितने लोग वेल सेटल्ड होते हैं प्रोफेशनल, उनको जनरली अनजाने अनजाने चाहत सी आती है। तो सीन ये था कि मैं उनके घर बैठा हुआ था, बच्चा आया और आते ही उससे पूछा कि कितने नंबर आए तेरे, आ गया रिजल्ट? हाँ आ गया। पेपर था कोई उसका शायद स्कूल का, तो आई हैड नो आइडिया कि कौन सी क्लास में कुछ है, बट रफली मुझे आइडिया था शायद 9th 10th या 11th कुछ ऐसा होगा। तो बोला कितने नंबर आए? ये से ज़्यादा नहीं आए। अरे फिर भी कितने आए बता दो। तो ये से 8 आए हैं, 08। तो फादर सेड गधा ही रहेगा। तो बोला आप तो ये तो कई सालों से कह रहे हो। गधा हूँ तो और कितने लाऊंगा? टेक्निकली इज करेक्ट। फादर सेज कि 80 आने चाहिए कम से कम। तो बोला वो डिजिट चेंज हो गए हैं तो वही 80 नहीं 08 आए हैं। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट इशू। उसके बाद वो बच्चे को काउंसलिंग करी, ये करा वो करा। आई हैपन टू मीट एट बॉय एंड ही डिड एक्सट्रीमली वेल। उसके बाद उस बच्चे ने भी आईआईटी करा और यू नो ही फिनिश आईआईटी। ये करीब हो गए 10-12 साल हो गए इस बात को। तो मेरे कहने का भाव ये कि जब तक उसका माइंड में एक इमेज बना के रखी वी आर गुड फॉर नथिंग, तो उसने वैसे ही परफॉर्म किया, आई एम गुड फॉर नथिंग। यू नो एक स्मॉल स्टोरी इट रिमाइंड्स मी कि एक स्कूल में इट हैपेंड इन यूके और नर्सरी प्ले स्कूल था और टीचर अटेंडेंस ले रही थी और अटेंडेंस में प्ले स्कूल में शी वाज कॉलिंग द रोल नंबर्स और नेम्स बेसिकली फॉर अटेंडेंस एंड शी सेड विलियम यस मैम, हेनरी यस मैम, थॉमस, मैथ्यूज़। तो एक छोटा क्यूट बच्चा और क्लास में पीछे बैठा हुआ, तो नया एडमिशन, तो टीचर ने उससे पूछा कि व्हाट्स योर नेम? सो ही सेज मैम माय नेम इज जिमी डोंट। मैडम ने लगा जिमी तो ठीक से सुनाई दिया बट बाकी समझ में नहीं आया, शी लेफ्ट इट एज इट इज़। कुछ दिनों बाद पेरेंट मीटिंग हुई और पेरेंट्स स्कूल में आए और टीचर ने कहा कि आपने अपने बच्चे को यू गिवन अ वेरी डिफरेंट नेम। सो मदर ने कहा कि नहीं हिज नेम इज जिमी। तो छोटा जिमी बोलता है मॉम डोंट टेल ए लाई, यू ऑलवेज कॉल मी जिमी डोंट। कि बच्चा घर पे जिमी छोटा जो भी करे, सोफे पे कूदा मारने वाला जिमी डोंट, दीवार पे ड्राइंग करी जिमी डोंट, बच्चे ने खेल कूद किया जिमी डोंट। सो ही थॉट माय फुल नेम इटसेल्फ इज जिमी डोंट। नाउ दिस इज हाउ आई एम जस्ट इन a tender age and input goes to, because it's a reinforcement. सो रीइंफोर्समेंट अगर रियलिस्टिक नहीं है या नेगेटिव है, ऑटोमेटिकली हमारी वैसी सेल्फ इमेज डेवलप होने लगती है।
तो राजयोग मेडिटेशन का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, स्वयं के बारे में चिंतन करते हैं, इट्स ऑलवेज ए हेल्दी थिंकिंग, एक स्वस्थ चिंतन होता है स्वस्थ स्वयं के प्रति। और जब स्वयं के प्रति आपका रेगुलर स्वस्थ चिंतन होता है तो आपकी इमेज खुद ही अपनी निगाह में उतनी ही स्ट्रांग बनने लगती है, और जितनी इमेज स्ट्रांग रहेगी उतनी ही इनर स्ट्रेंथ रहेगी। एंड देन ऑफ कोर्स 2 more issues, प्रॉब्लम इन की रिलेशनशिप। कई बार लोग कोई रिलेशनशिप में जो बहुत क्लोज हो, कोई बिछड़ जाए, कोई छोड़ के चला जाए, किसी की डेथ हो जाए। आई रिमेंबर ए केस इन उड़ीसा लॉन्ग बैक। आई न्यू एन ऑफिसर हु वाज टू गेट मैरिड, और जिस से मैरिज होनी थी वो डॉक्टर थी, और मैरिज से 1 week बिफोर उस अफसर का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, करीब 20 साल हो गए इस बात को। और जिस डॉक्टर से मैरिज होनी थी, नेचुरली वो उसकी फियांसी जो है शी वाज सैड। मैं उनसे मिलने भी गया था। तो जब मैं मिलने गया तो फॉर नेक्स्ट 2-3 days शी अपीयर टू बी नॉर्मल, अपीयर टू बी डॉक्टर। और चूंकि उनकी मैरिज 1 हफ्ते बाद होनी थी, तो जिस दिन उनकी मैरिज होनी थी दैट डे शी अटेम्प्टेड सुसाइड। ऑफ कोर्स शी कुड बी रेस्क्यूड, तो बचा लिया गया उनको। और मैं उनसे मिला भी बाद में, कुछ समय तक संपर्क में भी था। एंड शी टोल्ड मी, जस्ट इमेजिन बीइंग ए डॉक्टर, एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, थॉट प्रोसेस है, पूरे नॉलेज है, ज्ञान है, बट देन शी सेड कि राइट फ्रॉम द प्रीवियस नाइट दैट थॉट कि कल अगर वो होते, कल हमारी मैरिज होती, मेरी लाइफ ने मेरे साथ क्या खेल खेला, जो भी चिंतन चला अपने प्रति, ऐसा क्यों होना था, मेरे साथ ही क्यों हुआ, अगर नहीं, मीन्स ऑल दैट इट मेड सो डिप्रेस्ड, शी फेल्ट कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। सो व्हेन यू से कि सम लॉस इन रिलेशनशिप, कई बार की रिलेशनशिप में कोई सीरियस ब्रेकडाउन हो जाए रिलेशनशिप में, तो इंसान उस नर्वस ब्रेकडाउन कह लीजिए या ऐसी स्थिति में आता है, मनोस्थिति में, कि जहाँ उसको लगने लगता है कि भाई अब कुछ नहीं बचा। एंड ऑफ कोर्स इन ए फिट ऑफ रेज और एंगर। पानी कितने डिग्री पे बॉयल होता है? और आप और मैं, आप और मैं, हम लोग, इंसान किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है? बॉयल मीन्स रूम टेम्परेचर। एसी चला के टेम्परेचर कम कर दो तो भी। और कुछ लोगों का जब इस स्वभाव में आता है, तो जब अगर उनको नॉर्मल लोग आसपास दिखें तो उनको वैसे अनईजी लगता है, क्योंकि वो इतने अभ्यस्त होते हैं हलचल करने के और देखने के कि कहीं अगर शांति का माहौल हो तो उनको खुद को अनईजी लगने लगता है। इस स्वभाव में आ जाता है, इट्स ट्रू। तो बेसिकली 4 कैटेगरीज में, और ये सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें कि इंसान का चिंतन जो है वो स्वस्थ भी नहीं रहता। और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जब इंसान डिप्रेशन में, तनाव में, चिंताओं में डूबा होता है, उस समय ब्रेन में जो मिथेलिन का प्रोसेस होता है उससे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है। और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन सिंपल टर्म्स कि आपके सोचने और स्वस्थ सोचने और समझने का भेद जो है उतना ही कम होता चला जाता है। और एक डॉक्टर डेविड शेफर हैं, उन्होंने इसी चीज़ को एक मॉडल के रूप में समझाया है, कि जिसमें उनका कहना यह है कि अगर डिसऑर्डर, जैसे मैंने कहा ना, डिसऑर्डर स्ट्रेस इवेंट, मूड चेंज। डिसऑर्डर का अर्थ यह है कि इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी मेंटल हेल्थ, मेंटल इमेज कैसी है। अगर हम परिस्थितियों से जूझते आए हैं, उनका सामना करने की हिम्मत हम में रही है, जीवन में उतार चढ़ाव बचपन से थोड़े झेले हैं, यू विल टू मैनेज। बट अगर बहुत सॉफ्ट हैंडलिंग रही है, कभी सपोर्ट नहीं रहा, बहुत एलूफनेस रही, निराशा फील करते रहे, कभी किसी के सामने ओपन अप नहीं हुए, तो ऐसे स्वभाव में, ऐसे स्वभाव होने में अगर कोई ऐसी स्ट्रेसफुल इवेंट हो जिसमें सडनली मूड चेंज हो, मूड चेंज मीन्स जैसे मैंने कहा एकदम गुस्सा आ जाना। आप इंटरनेट पे बैठे हो, जरा टाइप करके देखिए रिच एंड फेमस हु कमिटेड सुसाइड, जस्ट टाइप इट लाइक दिस, और आपको इंटरनेशनली नोन और इतने सेलिब्रिटी के इनपुट मिल जाएंगे। जस्ट इमेजिन, लॉजिकली सोचें, नाम है, पैसा है, स्टेटस है, फैसिलिटीज़ हैं, कंफर्ट हैं, बट व्हाट इज इट मिसिंग विच मेक्स देम टू अल्टीमेटली टेक दिस स्टेप? पीस ऑफ माइंड, कि सब कुछ होने के बावजूद अंदर कहीं कुछ एम्प्टीनेस है। घर साधु सामान से भरा है, दिखाने के लिए संबंध स्ट्रांग है। मैं एक बार सिलेक्शंस के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था, जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर कोर्स होता है, एज पार्ट ऑफ दैट कोर्स,
और आई एम जस्ट शेयरिंग कि लाइफ का स्टाइल कैसे चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज या फ्लिप साइड जो है। और एक कैंडिडेट की मैंने जब फॉर्म में देखा, हॉबी लिखी हुई थी इंटरनेट सर्फिंग, कंप्यूटर्स, ये ऑल दैट, तो मैंने वैसे ही पूछा कि कंप्यूटर पे क्या करते हो। ये तो एमसीए कैंडिडेट, एमसीए किया हुआ। तो उस समय को इंटरव्यू बोला कि सर नॉर्मली इंटरनेट पे मैं फेसबुक। कहा ठीक है, कितने फ्रेंड हैं फेसबुक पे। ये सर अराउंड 400। तो मैंने कहा 400 फ्रेंड से सबसे रेगुलर हाई हेलो करते हो फेसबुक पे, कभी कभी करते हो। सर जनरली करीब करीब रोज़ ही करता हूँ, नहीं तो 2 दिन में एक बार तो कर लेता हूँ। तो आई डिड अ मेंटल कैलकुलेशन, 2 दिन में एक बार भी अगर मान के चलूँ 400 में से, दैट मीन्स पर डे 200 लोगों से हेलो कर रहा होगा फेसबुक पे। 200 लोगों से अगर एक आदमी से 30 सेकंड या आधे मिनट भी लगा रहा है तो 100 मिनट हो गए, पौने 2 घंटे। तो पौने 2 घंटे हैं डेली फेसबुक पे कंप्यूटर में दोस्तों को, सो कॉल्ड दोस्तों को हेलो हाई करने के लिए। और मैंने उससे पहले उससे इंटरव्यू में पूछा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स के नाम, जो कॉलेज में पढ़े और स्कूल में पढ़े। He had no friends. He told me सर क्लास में एमसीए बैच से कोई बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं कह सकता मैंने कहा 12 से लेके एमसीए तक, तो जो साथ रोज मिल रहे हैं, जिनसे आदान प्रदान होता है चीज़ों का, बातों का, विचारों का लेन देन, जो उनके साथ कंपनी या समय बिताया गया कॉलेज और हॉस्टल में, उसमें से बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। अब मैं नहीं कह रहा कि फ्रेंड होना जरूरी है, बट लुक एट फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि डेट मीन्स जहाँ एडजस्ट करने की एबिलिटीज़ या स्ट्रेंथ या कमजोरी सामने आएगी जब आप 10 लोगों के बीच में रहें। दैट इज वाई ऑल फौजीज, व्हेन आई से फौजी मीन्स आर्म फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज, दे आर सोशली मोर एडॉप्टेबल। क्योंकि घूमते घूमते डिफरेंट एनवायरनमेंट में जब हम रहते हैं, डिफरेंट यूनिट्स में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी, शख्सियत में एक ऐसी खूबी आ जाती है कि इट्स मेक नो डिफरेंस कि आप दिल्ली में हैं, कोयम्बतूर में बैठे हैं, कोचीन में हैं, मणिपुर में, इम्फाल में हैं, यू जनरली एडजस्ट। और जबकि आउटसाइड वर्ल्ड में ये स्ट्रेंथ जो है ये अवेलेबल नहीं है। तो सोशल एडॉप्टेबिलिटी, अब अगर ऐसा गुण नहीं है व्यक्ति के व्यक्तित्व में और उसको परेशानी है, वो किससे शेयर करेगा? फ्रेंड ही नहीं है। जो है जान पहचान फेसबुक, तो फेसबुक पे कुछ लिखोगे, वहीं से कुछ जवाब आएगा, टाइम मिले तो पढ़ लो, समझ में आ जाए, ठीक है। और आजकल लिखना पढ़ना कितना होता है, सारी स्पेलिंग जो है वो 2 या 3 लेटर की रह गई हैं, स्पेलिंग सब चेंज हो गई हैं। तो उतने शॉर्ट में आप कहोगे, उतने शॉर्ट में वो बताएगा, उतने शॉर्ट में समझ में आएगा, कुछ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। तो अगर ये मूड चेंज, जैसे मैंने कहा, अगर इसे शख्सियत ऐसी है कि छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाए, और वही शख्सियत हो इंसान की, तो अब 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। या तो एनवायरनमेंट ऐसा हो, यूनिट का, घर का, सोशल सर्किल ऐसा हो कि जहाँ व्यक्ति अपनी बात कह सके, या ऐसा एनवायरनमेंट हो सकता है कि जहाँ वह ना कह सके। भाई कह सकेगा, ओपन अप होगा, देयर इज सोशल सपोर्ट, ही विल सर्वाइव। तो इसीलिए हम जिस भी, स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट पे, ये मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट भी रहेगी आप सबसे, आप जिस भी पोजीशन में, ऑर्गेनाइजेशन में हो, मेक श्योर कि जो आपके अंडर में हैं उनकी परेशानी जरूर सुन लीजिए। आई विल टेल यू व्हाई, हाउ डज इट हेल्प। इंसिडेंटली बहुत से लोग, रादर अधिकतर लोग, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मांग रहे आपसे, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम कोई सुन ले पहले। सो देयरफॉर सर्वाइवल और सोसाइटी विल डिपेंड कि व्यक्ति का खुद की शख्सियत कैसी है और कैसे एनवायरनमेंट में वो है। तो इसलिए क्या ज़रूरत है हमको एक ऐसी एबिलिटी चाहिए कि जिसमें हम कुछ मेंटल बैरियर तोड़ सकें, अपने अंदर कुछ जोश ला सकें, और ये सब करते हुए भी हम काम में बिजी रहें और टेम्परामेंट से इजी रहें। इन सेम ऑर्डर कि बिजी रहते हुए भी इजी। जो सच्चा कर्म योगी है वो ये नहीं कहेगा कि काम कम कर लो, वो काम डबल करेगा, उतनी जोश, उतने स्ट्रेंथ से करेगा, लेकिन स्वभाव में उतनी ही सरलता बनी रहेगी। तो यही इस कोर्स का भी उद्देश्य है, और जो सब डिस्कशन हो रहा है उन सब का अल्टीमेट एम यही है।
और जैसे गीता में कहा है कि उसका जो करने का तरीका या करने का सोल्यूशन जो है वो सिर्फ यही है कि स्वयं को जानना। इफ़ यू नो योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ, योर क्वालिटीज़ एंड वी वर्क ऑन दैट, अगर हम उनको जानने के बाद उनको अपनाएं, उनको डेवलप करें, तो लाइफ में सरलता आ ही रखी है, गारंटीड है। और ऐसे मिलिट्री फिलोसफर जो रहे हैं सुनजू, उनका कहना भी यही है। जैसे मिलिट्री में हम कहते हैं ना कि अगर आपको दुश्मन के बारे में मालूम है तो फिर आप लड़ना बहुत आसान है, क्योंकि आपको अगर दुश्मन की स्ट्रेंथ मालूम है या वीकनेस मालूम है, देन यू नो हाउ टू हैंडल। तो इसी तरह अगर हम स्वयं का एनालिसिस करें, स्वयं का, वो बहुत ज़रूरी है। लेट मी ऑल्सो टेल यू, एक एक्सरसाइज में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप समय मिले तो आप ज़रूर कीजिएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। और चूंकि मैंने कई बार बहुत लोगों को कराया है किसी ट्रेनिंग में उसका, तो मैं आपके साथ उसकी फाइंडिंग भी शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको अपनी खूबी लिखनी हो, उस एक्सरसाइज में यही है कि कई बार किसी भी ग्रुप को समय दीजिए, 1 मिनट का समय मैं दूँ और किसी अपनी खूबी लिखिए, राइट। और मान लीजिए, चलिए लेट अस से मेंटली आई गिव यू 30 सेकेंड्स, आप जो आपको लगता है आप में खूबियाँ हैं उसके बारे में सोचिए। 30 सेकेंड्स सोच लीजिए, मैं पूछूंगा नहीं, डोंट वरी। जो आपको लगता है कि आप में खूबियाँ हैं, टेक 30 सेकेंड्स एंड थिंक कि आप में कौन कौन सी खूबियाँ हैं। Now the second part, take another 30 seconds and think about the drawbacks और weakness, ऐसी वो खामी या कमियां जो हम में हैं, उनकी लिस्ट, मेंटल लिस्ट बनाइए। कौन सा आसान है दोनों में से टास्क? फर्स्ट वन, ये मैंने बहुत कराया है एक्चुअल पेपर पेन से, और एक फाइंडिंग मैंने हमेशा देखा है उसमें कि अगर मैं 1 मिनट का समय दूं, 2 मिनट का समय दूं और खूबियां लिखनी हो, तो लोगों पे टाइम कम रहता है, लिस्ट बनती रहती है। सिंसियर, हेल्पिंग एटीट्यूड, कंसीडरेट, काइंड, करेज, पैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, लिस्ट बनती रहेगी। और अगर ड्रॉबैक्स लिखनी हो तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है, लिस्ट बनती नहीं है। सोचना इसलिए पड़ता है कि हम सब चीज़ों को रैशनलाइज करते हैं, हर चीज़ को रैशनलाइज करते हैं। एंगर, नहीं यार थोड़ा बहुत तो चाहिए यार, इसके बिना काम कैसे लगेगा। ये जेलियसनेस तो नहीं, ईर्ष्या तो नहीं, ये तो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है यार, इसके बिना लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। इट्स नॉट जेलसनेस, वी रैशनलाइज। तो अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ही नहीं मालूम तो हम डेवलप क्या करेंगे। कई बार स्ट्रेंथ ऐसी हो सकती है जिनको अगर हम खुद ही झांके और उनके बारे में 4 सवाल पूछें। हेल्पिंग एटीट्यूड, ओके, whom डिड आई हेल्प यार, पिछले 6 महीने में ऐसे कौन से 4 या 10 या 2 लोग हैं जो बहुत मुसीबत में थे और मैंने उनकी हेल्प करी, तब हमें उसका जवाब मिलेगा। तो दैट्स व्हाई इफ वी नो आवर strength and weakness, who is the enemy? Enemy is not outside, enemy is inside. Our weakness is our enemy. तो मिलिट्री फिलोसफर ने भी कहा है कि if you know your enemy then you can fight well, then we know what to do. अगर आपने देखा हो तो बता दीजिएगा, मैं इसको स्किप कर दूंगा। ये देखिए पिक्चर, नहीं देखा? अच्छा, आपको कुछ ब्लैक डॉट काउंट करने हैं। है ही नहीं, गायब हो रहे हैं। अच्छा, ओके, आते हैं गायब हो जाते हैं, ओके। हाउ मेनी लेग्स? 4 ही हैं, 5 हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये लाइंस पैरेलल हैं, आड़ी तिरछी हैं, आड़ी तिरछी हैं। और ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए, कोई भी 2 लाइन ले लीजिए और देखते रहिए उनको ध्यान से, वो पैरेलल है, आड़ी तिरछी हैं, ऑल पैरेलल। अच्छा, ओके। अच्छा, अभी आपको चाहे तो खुद ही वहीं बैठे बैठे बोल लीजिए कि आपको कलर बोलना, वर्ड नहीं बोलना, कोशिश करिए, वहीं बैठे बैठे सब इकट्ठे कर लीजिए।
आपको येलो ब्लू ऑरेंज नहीं बोलना, आपको ग्रीन रेड ब्लू। जरा कोशिश करिए, करिए करिए, कोई राइट रॉन्ग नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और सिंपल सा, ये सबसे ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है और ये बहुत सिंपल है। सॉरी, इसमें आपको ABCD 4 स्क्वायर दिख रहे हैं और ABC में कलर्ड पोर्शन दिखाई दे रहा है। ओके, आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल टास्क है, बहुत सिंपल टास्क है। जो A का अनशेडेड, जिसमें कलर नहीं है, जो व्हाइट पोर्शन है, उसको दो इक्वल और आइडेंटिकल, दो बराबर और एक जैसे हिस्से में बांटना है। सॉल्यूशन बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए। लाइन, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब थोड़ा मुश्किल है, ऐसी एक्सरसाइज है, इसमें बी में जो है, जो अनशेडेड, जिसमें कलर नहीं है, व्हाइट पोर्शन है, उसको तीन इक्वल और आइडेंटिकल, तीन हिस्सों में जो बिल्कुल, ओके, अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। तो आसान से, अच्छा जी, तो आसान से मुश्किल पे हुआ, फिर भी हो गया। चलिए और थोड़ा मुश्किल, सी को नेचुरली पहले 2 था, अब 3 हुआ, अब 4, तो थोड़ा और मुश्किल। इसको 4 इक्वल आइडेंटिकल हिस्से में बांटना है। अच्छा, हाँ जी, तो जो आपने सी को डिवाइड किया, कैसा आ रहा है, शेप कैसी बन रही है, ट्रायंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है, और ट्रायंगल, ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया। वो कह रहा है सॉल्यूशन ट्रायंगल में नहीं है, जो सॉल्यूशन है वो शेप ट्रायंगल नहीं बननी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, तो यकीनन टाइम ज़्यादा लगेगा। ये है, देखा आपने, नाउ 4 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स, तो 2 किए, 3 किए, 4 किए। नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट वन, डी को 7 इक्वल आइडेंटिकल में। ओके ओके ओके, कुछ लोगों ने कहा, कुछ सोच रहे हैं, अच्छी बात है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 सेकंड का है, 7 सेकंड हो भी गए। अरे साहब, ये सबसे सिंपल था और ये डिफिकल्ट लगा, कुछ को लगा, कुछ को नहीं लगा। क्यों, क्या हो रहा था, ऐसा क्यों हुआ? आई वॉज कंडीशनिंग योर माइंड। आप शायद अकेले हो तो ठीक कर लेते, बट मैं लगा हुआ हूं कहने में, मैं बार बार कह रहा था अब थोड़ा और मुश्किल, ये उससे पहले से ज़्यादा मुश्किल। अब आपके माइंड में क्या रजिस्टर हो रहा है, मुश्किल, डिफ़िकल्ट, ये पहले से ज़्यादा मुश्किल होगा, अब इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। दिस इज हाउ, वो पहली पिक्चर भी इसलिए दिखाई कि जस्ट बाय लुकिंग एट थिंग्स एट फेस वैल्यू वी गेट मेंटली कंडीशन। मेंटल कंडीशन मीन्स अगर किसी तरह का कोई इनपुट बार बार रीइंफोर्स किया जाए, जैसे मैंने कहा ना, पेरेंट ने कहा कि ये गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, बच्चे को लगा ठीक है, आई एम गुड फॉर नथिंग। ऑफिस में आप किसी सबऑर्डिनेट को ऐसे कहने लगो, यार तू कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो ही नहीं सकती, गारंटीड है। चाहे आप जिंदगी भर लगा दें, उसके बाद उसको मोटिवेट करने में बढ़ ही नहीं सकते। हाथी को आपने देखा, नेचुरली देखा होगा, ऐसा नहीं देखा होगा जैसे मैंने दिखाया। बहुत खूब। तो हाथी को जब महावत को बांधना होता है तो वो केवल उसके पैर में एक रस्सी या चेन बांध देता है, तो हाथी क्या उसको तोड़ के भाग नहीं सकता? लेकिन भागता नहीं है, क्यों?
क्योंकि जब से उसको शुरू में पाला गया, वहाँ आपने ट्रेन किया, तो बेबी एलिफेंट छोटे हाथी के पैर में इतनी मजबूत रस्सी या चैन बांधी जाती है जिसको वो तोड़ नहीं सकता। तो धीरे धीरे उसको एक बिलीफ होने लगता है कि जो पैर में बंधा है वो इतना स्ट्रांग है कि उसको तोड़ नहीं सकता, और इसी बिलीफ के साथ वो ग्रो करता है। ऐसे ही हमारी मेंटल कंडीशनिंग होती है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी रीड, व्हाट वी सी, व्हाट वी थिंक, वी आर क्रिएटिंग एन इमेज इन आवर माइंड। और आज की डेट में जैसे सब्जी लेने जाते हैं आप, कोई सी कितनी महंगी वाली लीजिए फिर भी छांटना पड़ता है। ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ का भी है, अच्छे लोगों का भी है, अच्छे थॉट्स का भी है, उनको थोड़ा छांटना पड़ता है। बिकॉज लुक एट द न्यूज़पेपर, फर्स्ट पेज पे कितनी मोटिवेटिंग न्यूज़ होती हैं, फर्स्ट टू लास्ट कहीं नहीं मिलती, ढूंढना पड़ेगा। टीवी सीरियल्स, आई एम नॉट सेइंग गुड और बैड, बट ऑल टाइम टू से इज कि अब से 20 साल पहले या 30 साल पहले अड़ोस पड़ोस के संबंध में गिने चुने शब्द होते थे कि भाई पड़ोस वाले या तो चाचा जी या अंकल, इससे ज़्यादा नहीं था। और जो भी अपने से बड़ा है उसको तो भाई साहब, भैया, कुछ ना कुछ तो कहना ही है। आज की मे बी वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस, मे बी फॉर वॉट एवर रीजन, एनवायरमेंट बिल्कुल इनफॉर्मल और कैजुअल होता जा रहा है। पीपल कॉल ईच अदर बाई फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम से बुलाना सही है गलत है वो अलग बात है। पॉइंट इज जैसे से हम इनफॉर्मल, जरूरत से ज़्यादा, एक सीमा तक सब चीज़ ठीक है, ये इनफॉर्मलिटी जो है वो उतना ही इंसान को कैजुअल बनाने लगता है। और जब इंसान जितना ज़्यादा कैजुअल लगता है उतना ही दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट, रिगार्ड कम होने लगता है। One second, let me just skip this. तो केवल इसलिए दिखाया था ये सब कि हमारा जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है, एक लॉजिकल है और एक इमोटिव है बेसिकली, राइट। और अगर हमारा दोनों में सामंजस्य नहीं है, जहाँ इमोटिव माइंड की या इमोटिव ब्रेन की ज़रूरत है, इमोशंस की ज़रूरत है, वहाँ वही काम करेगा, वहाँ लॉजिक काम नहीं करेगा। कि इफ़ आई एम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और मेरा एम्प्लॉय मेरे पास आया और बोलता है सर प्रॉब्लम है, अभी करीब 2-3 साल हो गए, मैं जिस भी असाइनमेंट में था, जिस यूनिट में, मुझे करीब रात 11:30 बजे मेरे ही एक सेलर ने कॉल किया कि सर मुझे आपसे बात करना है। तो उसकी टोन से थोड़ा लगा कि वो कुछ गुस्से में भी है, कुछ दुखी भी है। रात 11:30 बजे थे। तो मैंने कहा बोलो। तो उसने जो भी कुछ मुझे बताना शुरू किया, आई कुड मेक आउट दैट ही इज़ गेटिंग एंग्री और ही इज़ फीलिंग बैड बेसिकली। और चूँकि वो ऐसा फील कर रहा था, तो जितनी देर मैं उससे बात करता रहा और उसके बाद ये मालूम हुआ कि तब तक मैंने सुना उसको। और नेक्स्ट डे वो मेरे ऑफिस में जब आया और सबसे पहले आके मुझे बोलने लगा कि सर मैं बहुत परेशान था, बहुत माफ़ी मांगने लगा, सब कुछ मांगने लगा। और जब उसने मुझे अपनी समस्या बताई, इनफैक्ट समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं थी, उसका निदान भी हो गया। अब ये करीब 3 या 4 साल पहले की बात है, मैं उस यूनिट से भी निकल चुका हूँ, बट वो अब भी मुझसे टच में है। और मैं सिर्फ एग्जाम्पल किसी से नहीं कह रहा कि सर मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज ही वाज नॉट लुकिंग फॉर सॉल्यूशन एक्चुअली। वो ड्यूटी पे था, कोई ऐसी बात हो गई और इतना पर्टर्ब फील कर रहा था कि उसको लगा कि साहब मैं तो इसको हैंडल कर ही नहीं पाऊंगा। नाउ ही वांटेड सम आउटलेट, कि कोई सुन के ये बता दे कि डोंट वरी। ऑल आई डिड वाज आई टोल्ड हिम, अगर चिंता नहीं करो, सुबह बैठ के इसको डिटेल के डिस्कस करेंगे, विल फाइंड ए सोल्यूशन। आई डिड नॉट प्रॉमिस ए सोल्यूशन, आई सेड विल ट्राई टू फाइंड ए सोल्यूशन। तो जो बेसिकली इसी तरह अगर हमारा इंटरनल सेल्फ जो है वो भी अगर स्टेबल है, जैसे एक पहिए में होता है कि अगर सेंटर का आपका हब ठीक है तो उसके बाद राइट जो है व्हील की वो ठीक रहेगी। सॉरी, एक मिनट।
सॉरी, ओके दिस पार्ट यू हैव सीन, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। हाँ, तो बेसिकली अगर उसको हमें हैंडल करना है, व्हाट डू वी नीड? अगर हमें चिंतन स्वस्थ रखना है और इनर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ऑल वी नीड इज सम प्रोटेक्टिव गियर। जैसे काम करते समय वी वियर प्रोटेक्टिव गियर्स फॉर आवर ओन सेफ्टी, ऐसे ही इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वी नीड सम सिंपल प्रोटेक्टिव गियर, एंड दे इंक्लूड ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, इमोशंस को मैनेज करना। और जैसे मैंने कहा, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि साहब उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास चाहिए। अगर चीज़ों को हम सरलता से देखें, एक नज़रिया बनाएं कि ओके विल बी टू मैनेज, यही छोटे छोटे नज़रिया हैं। अपनी इमोशंस का रिमोट अपने हाथ में रखें। अगर हमारी कोई वीकनेस है तो उसको हम इम्प्रूव करके वीकनेस को कम करें, बजाय इसके कि उसका रिमोट दूसरे के हाथ में जाए। जैसे मैं एक बार जब कोर्स कर रहा था, गनरी कोर्स 94 की बात है, तो हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे और मैं कोचीन में कोर्स कर रहा था। अब वो अपनी कोचिंग की पोस्टिंग से खुश नहीं थे। तो इफेक्टिवली होता क्या था कि वो जब पढ़ाने आते थे हमको रडार और इन सब मिसाइल्स के बारे में, तो हमने गौर किया कि वो कोचीन के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, मिसाइल और रडार के बारे में कम बोलते हैं। तो 2-4 दिन बाद फिर क्या हुआ कि वो हमको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि रडार है और ये टारगेट को ट्रैक करता है 50 माइल्स पे। कोई अफसर हाथ खड़ा करता है, सर हाँ जी वो क्या क्वेश्चन? तो सर आप कह रहे हो 50 माइल्स, लेकिन कोचीन में जैसे इतना ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और हॉट रहता है, तो उसके रडार की परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं आएगा? अब वो तो अंदर से ऑलरेडी भरे हुए हैं। अरे कैसे नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ तुमको यार, ये यहाँ की क्लाइमेट क्या, ये भी वो भी, यहाँ तो सड़कों से लेके क्लाइमेट तक कुछ भी ठीक नहीं है, रडार क्या काम करेगा यार। और नेक्स्ट 20 मिनट्स उसके बाद ना एवरीबडी इज वेटिंग, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। अब किसी और को डाउट आएगा, बट डाउट ऐसे ही आएगा जिसमें कोचिंग वर्ड जरूर होना चाहिए। अगर इंस्ट्रक्टर ने ये भी कहा कि भाई तुम्हारे एग्जाम के लिए सब तैयारी हो गई, परसों पेपर है, तब भी इंस्ट्रक्टर वो कह देगा कि सर तैयारी तो सब करीब करीब हो गई, लेकिन सर मैं तो बाहर हायर्ड हाउस में हूँ, किराए के घर में हूँ सर, सरकारी घर मिला नहीं, और सर आपको तो पता है यहाँ लाइट बहुत जाती है। बोले लाइट अरे यार यहाँ तो कुछ वैसे ही नहीं हो सकता। लाइक दिस एवरीथिंग, सो somebody else is holding a remote. It could be anything, you know, it could be mannerism, it could be emotion. तो अगर दूसरे के हाथ में रिमोट है, he will handle us, not we. Then in a moment of crisis, जैसे मैंने कहा कि वर्क प्लेस पे, स्पेशली वर्क प्लेस पे हर चीज़ ऐसी नहीं होगी जैसी हम सोच के चलते हैं। ना हर कोई ऐसा बिहेव करेगा, आप किसी भी पोजीशन पे हो। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड इन कमांड हूँ, लेकिन मेरा स्टाफ हर चीज़ ऐसी नहीं करेगा जैसी मैं सोचता हूँ। देयर बी सर्टेन सरप्राइज, देयर बी सर्टेन डिसअपॉइंटमेंट्स, इट्स अप टू मी, मैं उसे कैसे हैंडल करूँ, यू नो। और ये जैसे कहा, ये चीज़ें आपके स्वभाव का अंग बनती हैं तो सरलता से होती हैं। जैसे एक फौज की एक ट्रेनिंग था, कोई कोर्स कर रहा था मैं, बहुत पहले की बात है, तो उसमें थोड़ा बहुत परेड वरेड जैसे होती है, वो सेरेमोनियल्स का भी था काम। तो परेड ग्राउंड पे जिन लोगों ने परेड करी है और देखा होगा, तो परेड ग्राउंड पे डिसिप्लिन बहुत हाई होना चाहिए। तो ऑफिसर्स की प्लाटून थी और कुछ हमारे जो गनरी इंस्ट्रक्टर थे, परेड के इंस्ट्रक्टर, उनको लगा कुछ खुसर फुसर हो रही है, आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने बिल्कुल हमारे कोर्स का नाम लिया कि लॉन्ग गनरी कोर्स, बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, राइफल अप और राउंड द परेड ग्राउंड। तो राइफल उठा के और 2 राउंड लगा दिए परेड के ग्राउंड के। अब बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन इंस्ट्रक्टर को शायद जोश आया था। उन्होंने बोला सर ये राउंड ठीक नहीं है, आप उस सामने जो पेड़ है वहाँ तक दौड़ के आइए, तब बात बनेगी। चले गए राइफल उठा के, इंस्ट्रक्टर हैं भी, वो उस्ताद हैं, दौड़ के आ गए। अब इंस्ट्रक्टर ने कहा कि हाँ सर पेड़ ने क्या कहा? अब ऑफिसर कम थोड़े हैं, उन्होंने बोले सर उस्ताद जी पेड़ आपको बुला रहा है। लेकिन इंस्ट्रक्टर है, उन्होंने ऐसे बहुत कोर्स कराए हैं। बोले सर आपने ठीक से नहीं सुना, फिर से सुन के आइए। तो कहने का भाव ये है कि अब ये परिस्थिति ऐसी डेवलप होगी, ना इंस्ट्रक्टर सोच के आया था ना ऑफिसर सोच के आया था। मैं दिल्ली में पोस्टेड था और मेरे एक डायरेक्टर थे, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर, फ्यूज, बस ऐसा लगा, और दिल के अच्छे, बट दिल में आप कैसे झांक के देखोगे, तो उसमें टाइम लगेगा। तो उनके ऑफिस में जाते हुए लोग डरते थे, घबराते थे, मतलब मालूम था कि भाई कुछ ना कुछ फायर वर्क तो होगा।
लेकिन एक ऑफिसर ऐसा था कि कभी भी ऑफिस में एंटर हो बाहर निकले स्माइलिंग फेस। तो लोगों ने पूछा भी इसका राज क्या है? तो बोले बड़ा सिंपल कि भाई गए अंदर, डायरेक्टर ने कुछ कहना शुरू किया, अब बोलता मुझे मालूम तो है कि भाई मैंने तो ऐसा गलत किया नहीं है, लेकिन उसकी नेचर है वो तो कहेगा ही। तो फिर हमने कहा तुम करते क्या हो? बोले मैं कहता तो यस सर हूँ, लेकिन अंदर कुछ और सोचता हूँ। मैंने कहा क्या सोचते हो भाई? अब डायरेक्टर ने मान लो कुछ कहा, बड़े यू डोंट डू एनीथिंग, यस सर। अंदर से बोला, अंदर रिस्पॉन्स है मैंने नहीं किया। यू नेवर डू दिस थिंग, यस सर। अंदर से सर हमेशा करता हूँ। सो इस यस सर, यस सर। जितनी जोर से वो बोले उतनी जोर से यस सर, अंदर उतनी ही जोर से भाई मैंने सब ठीक किया था। तो वन ऑफ द डे डायरेक्टर ने गुस्से में फाइल टेबल से सरकाई, और जब ऐसी सरकाई फाइल टेबल से गिर गई, सारे पेपर निकल गए। कैसा लगेगा अगर आप ऑफिस में हो और आप फाइल लेके मेरे पास हो और मैं गुस्से में ऐसे फाइल पटक दूं? कैसा लगेगा? खराब लगेगा। बट आप कुछ कह सकते हैं? क्या कहेंगे डायरेक्टर को? हाँ जी, हाँ नहीं, अगर उन्होंने कह दिया तो आप क्या करोगे? तो उसने क्या करा, उसने फाइल उठाई और डायरेक्टर की तो देखा, बोला सर बड़े जोर से, बड़ा जोर लगाया फेंकने में, सब निकल गया। बस कुछ नहीं कहा, कोई रिटेलिएशन नहीं, मुस्कुराया, बोला सर बड़ा जोर से फेंकिए, बहुत जोर लगाया, और लेके आ गया। अच्छा, हमें इस एपिसोड का नहीं पता था। डायरेक्टर को बाद में रियलाइज हुआ कि यार आई डिड नॉट डू करेक्ट थिंग। तो जब ऑफिसर्स का टी टाइम था, डायरेक्टर अपने रूम से निकल के आए, हम सब ऑफिसर्स बैठे हुए थे, 6-7 ऑफिसर्स, और सबके सामने बोला कि कमांडर सो एंड सो, आई एम वेरी सॉरी। तो कई बार नो रिस्पॉन्स ही रिस्पॉन्स बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए ग्लव्स हाथ में होंगे और उसके बाद बस उतर के बॉक्सिंग रिंग में। यू कांट डू इट, राइट? इसीलिए जो नीचे प्रेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड गिव मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट, जो मैं नहीं बदल सकता उसको सहने की, अपनाने की क्षमता दो। जो बदल सकता हूं उसको बदलने की हिम्मत दो, और क्या बदल सकता हूं क्या नहीं बदल सकता ये समझने की बुद्धि दो। बॉस शॉर्ट टेम्पर है, उनसे जाके आप मिल लिए और रोज सोच रहे हो कि आज बॉस को बदलूंगा, बॉस सोच रहा है आज तुम्हें बदलूंगा, लगे रहो। पूरा 2 साल का टेन्योर निकल जाएगा, दोनों अपने बीपी की टैबलेट खाओगे और खुश रहोगे, और कुछ नहीं होने वाला। हेल्दी कोपिंग मीन्स हेल्दी ईटिंग हैबिट्स मेंटली। बहुत सी बीमारियां इसलिए नहीं होती कि हम क्या खाते हैं, बहुत सी बीमारियां इसलिए होती हैं हमको क्या खाता है। माइंड में एंजाइटी, वरीज, टेंशन। और अगर उन सब का अगर सार निचोड़ें तो ऑल वी रिक्वायर इज इजी टेम्परामेंट। इजी टेम्परामेंट्स डज नॉट मीन कि कल यूनिट पहुंचे बोले साहब कमांडर निर्मल ने बोला था इजी टेम्परामेंट, अब काम मत बताओ। नहीं, इजी टेम्परामेंट मीन्स डबल वर्क इक्वल इजीनेस। काम सब होगा माइनस टेंशन होगा, टाइम से पहले होगा, बट ना टेंशन खुद लेंगे। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए साहब खुद तो टेंशन फ्री हो गए, सबऑर्डिनेट्स को दे दी कि भैया तुम ही सबसे हो, वो भी नहीं। यू आर ए गुड कर्म योगी और गुड राज योगी ओनली व्हेन यू आर टेंशन फ्री एंड यू कीप पीपल अराउंड यू आल्सो टेंशन फ्री। सो नीड easy temperament. That's why the Rumi said, great philosopher, कि yesterday I was clever, I wanted to change the world. Today I am wise, I want to change only self. Others will change. Right? ये स्टोरी आप पढ़ लीजिए, सिंपल है। तो अगर ये सब करेंगे तो हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव थिंकिंग बड़ी सिंपल है। एक बार मेंढकों की रेस थी, उनको टावर पे पहुंचना था, और जब वो दौड़ने लगे तो लोगों ने हल्ला किया कि साहब कैसे पहुंचोगे, हाउ विल यू रीच। जब वो ऐसा कहने लगे तो नेचुरली बहुत से मेंढक्स को लगा कि तो मुश्किल काम है, वो रुक गए, रुकने लगे। बट अल्टीमेटली एक मेंढक दौड़ते दौड़ते टावर पे पहुंच गया, और जब पहुंच गया तो वो नेचुरली पूछना चाहते थे कि आपने कैसे किया, और पता लगा कि मेंढक बहरा है। तो जब लोग कह रहे थे कैसे करोगे कैसे करोगे, तो उसने सोचा लोग तो जोश आ रहे हैं, कैसे करो मतलब आगे चलो आगे बढ़ो। तो ऐसे जब आप भी वर्क प्लेस पे वापस जाएंगे, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, अरे यार क्या योग, टाइम सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, कर पाएंगे, बट अंदर से वो विल और या थॉट जो है वो इंटेंट हमारी होनी चाहिए। सो देयरफॉर बहुत समय निकल चुका है, बट उसके बावजूद
आपका हमारा प्रोफेशन ऐसा है, आने वाले समय में भी और वर्तमान में भी चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस आएंगे और हमको उनको फेस करना है। जब वो फेस करेंगे उनमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो इसलिए ज़रूरी है कि वो चैलेंज को जब हम फेस करें तो अपने आप को स्वयं पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ पहचानें, ताकि हम अलर्ट रह सकें, अलर्ट रहते हुए जितनी ऑब्स्टेकल हैं उनको पार कर सकें। हमारे लिए पहाड़ रुई के पहाड़ों मालूम है, कूद जाएंगे, कोई इशू नहीं है। केयरफुल करें, कॉशन के साथ करें, लेकिन रिमेंबर टू लाफ, और ऐसा करेंगे तो हम जिंदगी में बहुत ऊंचे जा पाएंगे। इसलिए एंजॉय करिए लाइफ को, रिलैक्स करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। ओम शांति। आप सबने जो सुना उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और दीदी से भी थोड़ा माफ़ी की गुजारिश करूँगा कि थोड़ा लेट हो गया सेशन में। अभी हमारे बीच बिनी बहन जी हैं जो कि ग्लोबल हॉस्पिटल से हैं, डॉक्टर बिनी, और वो अभी सेशन लेंगी क्रिएटिव मेडिटेशन पे। और दीदी आपका स्वागत है।